हर्फ दुई का ना सके, आईना क्या मजाल तुझे मुंह दिखा सके, आईना क्या मजाल तुझे मुंह दिखा सके। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। बीबीसी दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। 2004 में जो 36 पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे थे मुस्लिम, वो इस बार घट करके जो है 28 रह गए हैं। सही बात है कि 35 से हम 28 आए हैं, बहुत ही तशवीश की बात है। हुकूमत की पॉलिसियां जो है इसके लिए बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दिन पर दिन घटता जा रहा है। क्या मुस्लिम तबके में जो है वो सियासी शऊर कम हो रहा है? आपको क्या लगता है? हमारी कौम को भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारी अपनी लीडरशिप डेवलप हो। तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी लीडरशिप कर रहे हैं, उनके नीचे कोई है क्या ऐसा चेहरा जिसको उन्होंने कभी ऊपर उठाया हो? लालू प्रसाद यादव जी ने कभी उठाया हो? पासवान जी खुद ही एक साल में एक ऐसा इवेंट आता है, एक टोपी लगा लेंगे, एक तौलिया डाल लेंगे और वो अपना फोटो खिंचवाते हुए सब जगह जाएंगे कि मेरे से बड़ा तो कोई मुसलमान ही नहीं है। पार्लियामेंट और असेंबली में मुसलमानों की घटती तादाद पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर।
ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। आप 2 बजे की बुलेटिन के साथ में होंगी ना। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर डालते हैं। बिबियानी की गिरफ्तारी के मामले पर हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्तों में तल्खी। वजीर दाखिला ने नहीं की मुलाकात अमेरिकी कांग्रेस अरकान से। राज्यसभा में लोकपाल बिल पर बहस शुरू। समाजवादी पार्टी ने एहतजाज में किया वॉकआउट। दिल्ली में हुकूमत साजी का मामला। आप लीडर अरकान असेंबली से मशवरा करके लेंगे कोई फैसला। मुतनाज़ मुसन्निफा तस्लीमा नसरीन के खिलाफ एफआईआर का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत से मांगा जवाब। और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए मरकजी हुकूमत की इजाजत जरूरी नहीं। कोलगेट के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से। अमेरिका में हिंदुस्तान के नायब कौंसल जनरल दिव्यानी खबरगोडे की गिरफ्तारी और उनके साथ गलत सलूक करने के मामले पर हिंद अमेरिका के बीच कशीदगी बढ़ती जा रही है। बताया जाता है कि मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे और कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने अमेरिकी कांग्रेस के वफद से मुलाकात करने से इनकार कर दिया है। उधर भारतीय जनता पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने भी अमेरिकी वफद से मुलाकात से इनकार कर दिया है। वजारत दाखिला के हुक्काम के मुताबिक सुशील कुमार शिंदे और अमेरिकी कांग्रेस के वफद के बीच आज शाम 5 बजे मुलाकात तय थी, लेकिन आज सुबह ही इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। उधर लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार और कौमी सलामती के मुशीर शिव शंकर मेनन ने भी बतौर एहतजाज कल अमेरिकी अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात नहीं की थी। US ambassador was called in. They have not met the visiting team, and we have lodged our protest because it was really very badly handled. The Minister for External Affairs has met that US delegation. That's what we are told. Actually, I've just come in this morning. What I heard earlier that they were not meeting, so I can't say. I think the Speaker did not meet. The Minister for External Affairs did. I think alongside some things have to carry on, but certainly very strongly we have registered the protest, and it is something that is not done the way it was done. How is the government trying to take this forward? Because the opposition says that we must reciprocate in a similar fashion. Well, if something happens, only we can reciprocate. उधर मुमलिकती वजीर दाखिला आरपीएन सिंह ने कहा है कि वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने अमेरिकी वफद से दिव्यानी के मामले पर नाराजगी का इजहार किया है। आरपीएन सिंह ने कहा कि हर मुल्क को बैनुल अक़वामी ज़वाबित का एहतराम करना चाहिए। Yes, and definitely there is a code of conduct for diplomats, and I think any country should be following that code of conduct. And as far as you know, yesterday the Speaker refused to meet the American delegation, and the External Affairs Minister has made his displeasure very known to the delegation. And I think there are certain things which should be followed, and any democratic country should follow those norms. और इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दिल्ली नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू। जी शैलेंद्र, काफी सख्त मौकफ रद्द-ए-अमल सामने आया है हिंदुस्तान का, इस वक्त क्या ताजा अपडेट है आपके पास? जी, आपको बता दूं हिना कि जिस तरह के मामला सामने आया है और जिस तरह की बदसलूकी हुई है भारतीय डिप्लोमेट के साथ, तो जाहिर तौर पर इस वक्त रोष है, नाराजगी है सरकार में। इसकी साफ झलक देखने को मिल रही है। जिस तरह से चाहे विपक्ष हो या चाहे अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, सभी लोगों ने अमेरिका से आए हुए एक डेलीगेशन से मिलने से साफ मना कर दिया। साफ तौर पर देखा जाए जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, तो ऐसे में कड़े कदम भी सरकार उठाने को तैयार है। ऐसी खबरें भी फिलहाल सामने आ रही हैं कि जिस तरह से देवयानी खोबरागड़े के साथ बदसलूकी हुई और उसकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होने के बावजूद उनको उनकी तलाशी ली गई स्ट्रिप करके। उसके बाद साथ ही साथ उनको रखा गया, जो नशा लेते हैं उन लोगों के साथ उनको रखा गया। तो कुल मिला की बदसलूकी जो हुई है, तो ऐसे में अब खबरें ये आ रही हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने सभी जो अमेरिकी डिप्लोमेट्स हैं
उनको अपने आइडेंटिटी कार्ड सरेंडर करने को कहा है। ये वही आईडी कार्ड है जिनसे उनको भारत में इंडिया में उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है। तो कहीं ना कहीं जवाब दिया जा रहा है साफ तौर पर सरकार की ओर से। वही सलमान खुर्शीद जो कि फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने साफ कहा है कि हमने अपनी जो कंसर्न है, हमने अपने जो नाराजगी है वो साफ तौर पर हमने अमेरिका से वो दर्ज करा दिया है। उनको हमने कहा है कि जो हुआ है वो सही नहीं है। वही दूसरी तरफ जो देवयानी के पिता हैं, जो देवयानी के फादर हैं, वो आज दिल्ली में हैं, वो संसद भी आए थे। उन्होंने मुलाकात की है सुशील कुमार शिंदे से। उन्होंने मुलाकात की और हमसे बात करते हुए कहा है कि सुशील कुमार शिंदे जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि पूरी सरकार इस वक्त भारतीय डिप्लोमेट के साथ खड़ी है और पूरी कोशिश की जाएगी उनको इंसाफ दिलाने के लिए। साथ ही साथ जो देवयानी के फादर हैं उत्तम खोबरागड़े, उन्होंने भी ये कहा है कि सरकार को चाहिए कि जितने भी एलिगेशन, जितने भी आरोप और चार्जेस देवयानी पे लगे हैं उनको ड्रॉप किया जाना चाहिए, उनको उनसे हटा दिया जाना चाहिए, उनके ऊपर एलिगेशन हटा दिए जाने चाहिए। तो सरकार पूरी कोशिश कर रही है और जिस तरह का ये मामला बन रहा है, कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं, जो संबंध हैं, जो रिलेशनशिप है, उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ी दरार देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ इस वक्त जो देवयानी के फादर हैं वो विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से मिलेंगे आज दोपहर 3 बजे। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल है इस वक्त दोनों देशों के। शैलेंद्र, ये जानना चाहेंगे कि ये एक ऐसा मामला है जिस पर सभी सियासी पार्टियों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक साथ सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है, और कौन कौन से ऐसे लीडर हैं या ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने इस मामले पर काफी सख्त रिएक्शन दिया? जी बिल्कुल, जिस तरह का मामला सामने आया है, जिस तरह का बदसलूकी का मामला है एक महिला डिप्लोमेट से, तो साफ तौर पर इस वक्त जो अपोजिशन है या फिर रूलिंग साइड है, जो पार्टी सत्ता में है वो भी और जो पार्टी विपक्ष में है वो भी, दोनों कुल मिलाकर मना कर दिया है डेलीगेशन से मिलने के लिए जो इस वक्त भारत आया हुआ था। अगर हम बात करें राहुल गांधी की, तो उन्होंने भी साफ तौर पर डेलीगेशन से मिलने से मना कर दिया। और वही नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात सीएम है और भाजपा के पीएम कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी एक डेलीगेशन से मिलने से मना कर दिया। तो कुल मिला के वजह यही है कि जिस तरह का सलूक हुआ है इंडियन डिप्लोमेट के साथ, नाराजगी भारत में है। लेकिन इस बात को लेकर दोनों जो साइड है, चाहे विपक्ष हो, चाहे अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, वो इस बात को लेकर एकजुट है। उनका यही मानना है कि जिस तरह का बदसलूकी हुई है इंडियन डिप्लोमेट के साथ, वो नहीं होना चाहिए था और इसके लिए अमेरिका को माफी मांगनी चाहिए। जी, अमेरिका की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आया है? किसी तरह का क्या कोई बयान सामने आया है अभी तक? देखिए, हमने आज सुबह से ही हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, जो भारत में जो अमेरिका का जो मिशन है, जो अमेरिकी एम्बेसी है, उनसे हम लगातार कोशिश कर रहे हैं बात करने की, लेकिन अब तक किसी ने साफ तौर पर इस पर कोई बयान नहीं दिया है, खुलकर सामने नहीं आए हैं। लेकिन 2 दिन पहले जो बयान अमेरिका से आया था, जो वॉशिंगटन से आया था, उसमें यही कहा गया था कि इसमें दोषी देवयानी है और उन्होंने एक वीजा फ्रॉड किया है, जिसके चलते उनके साथ सलूक किया गया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था, अमेरिका से ये भी बयान आया था कि हम नहीं चाहते कि इसका असर भारत और अमेरिका के रिलेशंस पर पड़े। तो साफ तौर पर अमेरिका यही चाहता है कि इसका असर ना पड़े। लेकिन जिस तरह से का ये मामला सामने आया है और जिस तरह से पर्चे खुल रही हैं कि किस तरह की बदसलूकी की गई है भारतीय डिप्लोमेट के साथ, महिला भारतीय डिप्लोमेट के साथ, तो जाहिर तौर पर सरकार में गुस्सा है, रोष है और वो चाहते हैं कि जो भी लगे हैं वो हटा दिए जाए और भारत से माफी मांगे अमेरिका। ऐसा ही रुख फिलहाल कुछ अपनाती नजर आ रही है भारत सरकार। जी शैलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू, जो कि बता रहे थे कि दिव्यानी के मामले पर तमाम सियासी पार्टियां सरकार के साथ एक साथ खड़ी हुई हैं और सभी ने इस मौके पर सख्त रुख इख्तियार किया है। साथ ही साथ हिंदुस्तान में मौजूद तमाम अमेरिकी डिप्लोमेट से उनके आई कार्ड सरेंडर करने के लिए कहा गया है और सख्त नाराजगी का इजहार भी किया जा रहा है। वफ्द से भी मुलाकात करने से इनकार कर दिया गया है। उधर दिव्यानी मामले पर अमेरिका के रवैये के खिलाफ हर सतह पर सख्त एहतजाज और नाराजगी जताई जा रही है। सियासी लीडरों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर अमेरिकी कार्रवाई की भी सख्त मजम्मत की है। राजदूत स्तर के अधिकारी देवयानी खोबरागड़े के साथ न्यूयॉर्क पुलिस ने जो व्यवहार किया है, वह राजदूतों का जो उनके लिए जो नियम कानून होते हैं उसका बाकायदा उल्लंघन है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस विषय में भारत सरकार को
कड़ा से कड़ा अपना रुख जताकर अमेरिका को कहना चाहिए। इसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें दखल देना चाहिए। This is savage, barbaric and despicable in the extreme. No words are strong enough to condemn this behavior of the US authorities. The problem with India is that we have not learned to use reciprocity as an instrument of diplomacy. So we don't respond in kind when this kind of thing happens. और अब बात करेंगे लोकपाल की। जी हां, लोकपाल बिल की मुखालिफत करते हुए समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। लोकपाल बिल पर बहस शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी रुकन रामगोपाल यादव ने लोकपाल को मुल्क के लिए नुकसानदेह बताया। उन्होंने कहा कि ये तस्वुर गलत है कि लोकपाल ईमानदार है और बाकी सब लोग बदउन्मान। ये मान के चल रहे हैं कि हर नेता बेईमान है, लोकपाल ईमानदार है और सारे के सारे लोग ईमानदार हैं। सारे के सारे लोग बेईमान हैं, लोकपाल केवल ईमानदार है। लोकपाल आएगा कहां से? लोकपाल कौन है? ये जजेस का भी नाम लिए जा रहे, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज, चीफ जस्टिस ये होंगे। अभी जजेस का मामला आया कि नहीं आया? मामला सामने। ये लोकपाल होंगे? ये लोकपाल होंगे जो जनता की सेवा रात दिन करते, जो आधी रात में भी दरवाजा खटखटाता है, कोई कष्ट में होता आदमी तो ये पॉलिटिकल लोग बैठे हुए लोग उसकी मदद करते हैं। वे सब बेईमान हैं और बेईमानदार हैं जो किसी से कभी मिलेंगे नहीं। अगर मिलने के लिए टाइम ले तो कहेंगे अब पूजा कर रहे हैं, अब ऑफिस चले गए हैं, उसके बाद रिटायर हो जाएंगे। रिटायर होने के बाद लोकपाल बन जाएंगे और आपकी जांच करेंगे। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप इस मामले पर पुनर्विचार करें। ये देश के हित में नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट मसलों पर जब निर्णय नहीं हो सकेगा, अनिर्णय की स्थिति में देश होगा तो वो देश के हित में नहीं होगा। कई बार प्रधानमंत्री को तात्कालिक देश के हित में, देश की सुरक्षा के हित में तत्काल निर्णय लेना पड़ सकता है। इस पर भी क्वेश्चन उठेगा, इस पर भी जांचें होंगी, तो ये देश के हित में नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस पर पुनर्विचार करें और इस लोकपाल को, ये जो आप काम करने जा रहे हैं, इस पाप में समाजवादी पार्टी भागीदार नहीं बनेगी। इसलिए हमारी पार्टी इसका विरोध करती है और सदन से बहिष्कार करती है, बहिर्गमन करती है। उधर समाजवादी पार्टी लीडर नरेश अग्रवाल ने इल्जाम लगाया कि अन्ना हजारे और कांग्रेस के दरमियान लोकपाल बिल के सिलसिले में अंदरूनी खाना समझौता हो चुका है। नरेश अग्रवाल ने मजीद कहा कि सिर्फ लोकपाल मुकर्रर होने से कुछ नहीं होगा। ये भी बताएंगे कि हम विरोध क्यों कर रहे हैं। क्या ऐसा न हो आप लोग ये मैसेज दे दें कि जैसे हम लोकपाल के बड़ा खिलाफ हैं। लेकिन मेरा आज भी मानना है कि खाली लोकपाल बनने से भ्रष्टाचार नहीं समाप्त होगा। भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए आपको महंगाई खत्म करनी पड़ेगी, बेरोजगारी खत्म करनी पड़ेगी, देश की समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा, अमीर और गरीब के बीच की खाई समाप्त करनी पड़ेगी। क्योंकि हम कहते हैं निर्वाह कांड के बाद जो महिला बिल बना तो उसके बाद भी महिलाओं पर अत्याचार की कहीं कमी नहीं आई है। हम अपनी बात रखेंगे और बात रख के हम इस बिल का विरोध करें। राहुल गांधी ने इसमें चिट्ठी लिखी अन्ना हजारे को और उनको धन्यवाद भी दिया है कि उनके कारण को बहुत प्रोत्साहन मिला इस बिल के लिए। देखिए, ये तो पूरी तरीके से अन्ना हजारे और कांग्रेस के बीच की डील है जो एक बहुत पहले अंदरूनी रूप से तय हो गई थी। उस डील के तहत अन्ना और कांग्रेस एक हो गए हैं। उधर लोकपाल पर बहस में हिस्सा लेते हुए बीजेपी लीडर अरुण जेटली ने कहा कि कोई भी कानून मिसाली नहीं होता है। मौजूदा लोकपाल में सुधार की बहुत गुंजाइश है जो कि बाद में तजुर्बात की बुनियाद पर सुधार की जा सकती है। लोकपाल में भी जो आज पारित करने हम जा रहे हैं, सुधार की बहुत गुंजाइश है। क्या ये आदर्श कानून है? आदर्श कानून तो आज तक कभी देश में बना नहीं है। हर कानून में अनुभव के आधार पर सुधार की आवश्यकता होती है और मुझे विश्वास है कि 29 दिसंबर 2011 और आज के बीच में जो सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं, आने वाले कल में भी शायद इसमें 4 और सुधार करने की आवश्यकता पड़े और अनुभव के आधार पर इस देश की राजनीतिक प्रक्रिया उसको करेगी।
उधर लोकसभा में आज कोई कामकाज नहीं हो सका। ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी अरकान ने फिरक़ेवाना फसाद मुखालिफ बिल के खिलाफ एहतजाज किया। स्पीकर मीरा कुमार ने कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर तेलंगाना समेत कई मामलों पर हंगामा आराई हुई, जिसे देखते हुए कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। देवभूमि के समग्र विकास के लिए उत्तराखंड सरकार की पहल। 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके दैनिक संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण का राज्य सरकार ने लिया फैसला। 14 दिसंबर 2013 कट ऑफ डेट तय होने से कर्मियों को मिलेगा सीधा लाभ। वर्ग 4 की जमीन पर अब लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। वर्ग 4 की जमीन का अब हमको मिलेगा मालिकाना हक। इस फैसले का हम सम्मान करते हैं और सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए सरकार ने राज्य में भवन कर को पूरी तरह किया माफ, तो सैनिक विधवाओं के आवास के लिए अनुन्वय 1 लाख की राशि बढ़ाकर की 2 लाख। ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। कम से कम इस सरकार ने इस बार तो सैनिकों के बारे में कुछ सोचा और हम उनका धन्यवाद करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय में फिर किया 1000 का इजाफा। पुलिस कर्मियों के लिए पौष्टिक आहार भत्ते में 20% की बढ़ोतरी का भी राज्य सरकार ने लिया फैसला। राज्य के विकास के लिए वचनबद्ध है उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। पार्लियामेंट इजलास शुरू होने से पहले पार्लियामेंट अहाते में एक नामालूम शख्स दाखिल हो गया और फिरक़ेवाना बिल के खिलाफ एहतजाज करने लगा। पार्लियामेंट के हिफाजती अमले ने आनन फानन उसे दबोच लिया। वो फिरक़ेवाना फसाद मुखालिफ बिल को हिंदू मुखालिफ बिल करार देते हुए एहतजाज कर रहा था। सलामती अमला उसे पकड़कर नामालूम मुकाम की तरफ ले गया। बीजेपी ने फिरक़ेवाना फसाद मुखालिफ बिल की पार्लियामेंट में जोरदार मुखालिफत करने का फैसला किया है। बीजेपी पार्लियामेंट पार्टी की मीटिंग में पार्लियामेंट के अंदर अपनाई जाने वाली हिकमत अमली पर गौर खौज किया गया। मीटिंग के बाद तर्जुमान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस वोट बैंक की सियासत की खातिर जल्दबाजी में इस बिल को पास कराना चाहती है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी पार्लियामेंट में इस बिल की मुखालिफत करेगी। संवेदनशील मुद्दों पर हड़बड़ी में एक भारत सरकार जिसका जाना तय है, जिसकी इतनी शर्मनाक हार हुई है, वो इस तरह के बिल को लाने की कोशिश कर रही है सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। इसका हम जबरदस्त विरोध करते हैं। ये वही सरकार है जो मुजफ्फरपुर के दंगों पर शांत रहती है। वहां बच्चे रिलीफ कैंप में मर रहे हैं और ये सरकार अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार को एक एडवाइजरी भी नहीं भेजती है और हड़बड़ी में इस तरह के बिल को लाने की कोशिश कर रही है। इसका हम पूरा विरोध करेंगे। राज्यसभा रुकन मोहम्मद अदीब ने फिरक़ेवाना बिल की तायद तो की, लेकिन उनका यह भी कहना है कि कानून उसी वक्त मौसर साबित होते हैं जब किसी बुराई के खात्मे के लिए कुव्वत इरादी हो। से कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये होगा कि आपका समाज क्या बना रहा है। आप ये दिलों से नफरत निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। कानून से नफरत नहीं निकलती, कानून से नफरत नहीं निकलती। एक फौज का आदमी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी है, जनरल, जब रिटायर होता है तो मोदी के साथ जाके बैठता है। एक होम सेक्रेटरी जब रिटायर होता है तो बीजेपी के साथ बैठता है। मानसिकता उसकी कहां से कहां गई हुई है, इस पर गौर करने की जरूरत है। आप समाज बदलना चाहते हैं या बिल लाना चाहते हैं, बिल ले आइए, वेलकम है, हम लोग खुश हैं। हमने वादा भी किया था और डिमांड भी की थी, लेकिन विल नहीं है। और अगर समाज बदलना है तो विल लानी पड़ेगी।
जेडीयू ने इंसदाद फ़िक़्ही फसाद बिल की मरकजी काबीना में मंजूरी को एक मुस्बित इक़दाम करार दिया। जेडीयू लीडर केसी त्यागी ने कहा कि मुल्क में फसादात के बढ़ते वाक़यात के पेश नज़र सख्त कानून की अशद जरूरत है। बाद की वायलेंस और मुजफ्फरनगर के दंगों ने ये लाजमी कर दिया है कि सख्त से सख्त प्रिवेंशन ऑफ क्रिमिनल जो बिल है वो आना चाहिए। सरकार ने इसको अमेंड भी किया है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। बिल मानवता के हक में है। जिस तरह से मुजफ्फरनगर के शिविरों में बच्चों की मृत्यु हुई है, उसके बाद ऐसे बिल की बेहद आवश्यकता है। हमारी पार्टी इस बिल का समर्थन करती है और संसद में जब आएगा तो इस बिल को पास कराने में सरकार की मदद करेगी। दिल्ली में हुकूमत बनाने के मामले पर आप के नौमुंतखब अरकान असेंबली से मशवरा करके कोई फैसला किया जाएगा। इस सिलसिले में अरकान असेंबली की मीटिंग तलब की गई है। अरकान से मशवरे का फैसला आम आदमी पार्टी की सियासी उमूर की कमेटी की मीटिंग में किया गया। कौशाम्बी में आप लीडर अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह पर होने वाली मीटिंग में पार्टी के तमाम बड़े लीडर मौजूद थे। आप और बीजेपी की हुकूमत बनाने में आनाकानी को देखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग दिल्ली में सदराज की सिफारिश कर चुके हैं। आम सहमति यही है कि पूरी तरह से विधायक दल के साथ खुलकर इस पर चर्चा हो और आगे की रणनीति पे चर्चा हो, तभी कोई निर्णय लिया। मनीष, क्या सरकार बनाने को लेकर आप लोग विधायकों से राय पूछेंगे? क्या ये है जो कांग्रेस ने 18 मुद्दों पर आपको समर्थन? आगे की पूरी रणनीति पे चर्चा करेंगे, सरकार बनाने पे, कांग्रेस की चिट्ठी पे, सभी मुद्दों पर। बांग्लादेश की मुतनाज़ मुसन्निफा तस्लीमा नसरीन को सुप्रीम कोर्ट से कदरे राहत मिली है। ट्वीट मामले से मुतालिक एफआईआर को खारिज कराने के लिए तस्लीमा ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीमा नसरीन की अर्जी पर सुनवाई करते हुए यूपी पुलिस को फिलहाल तस्लीमा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए कह दिया है। अदालत ने एफआईआर खारिज करने की तस्लीमा की अर्जी पर यूपी हुकूमत से जवाब भी मांगा है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह बरेली की मौलाना तौक़ीर रज़ा और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की मुलाकात को लेकर मुतनाज़ ट्वीट मामले में तस्लीमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। तस्लीमा के वकील ने कहा कि इब्तिदाई जांच पड़ताल के बगैर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। अर्जी में कहा गया कि जिस शख्स ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया है उसके सर पर 5 लाख का इनाम रखा है। एफआईआर उसी ने दर्ज कराई है। अदालत में अब इस मामले की अगली समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगी। कोलगेट घोटाले में मुबैना तौर पर फंसे अफसर शाहों के लिए बुरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए मरकजी हुकूमत की इजाजत की जरूरत नहीं है। एक अहम फैसले में एसी ने कहा कि जिन घोटालों की जांच अदालतों की निगरानी में हो रही है, अगर उनमें ब्यूरोक्रेट्स फंसे हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सीबीआई को सरकार की इजाजत की जरूरत नहीं है। ये बड़ा अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि कम से कम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन, जो कि बहुत थोड़े होते हैं, जैसे 2G था या ये कोलगेट है, 2-4 ही होते हैं, कम से कम उसमें जब कोई भी जांच संस्था इन्वेस्टिगेशन करती है, खासकर सीबीआई, तो उसको सरकार की परमिशन इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं लेनी पड़ेगी। आज तक हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ सरकार कहती है कि नहीं हमारी तो सीबीआई स्वतंत्र है, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सीबीआई को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी, अगर जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर कोई अफसर है, उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। एआईसीसी का इजलास 17 जनवरी को तलब किया गया है। पार्टी जराये के मुताबिक इस इजलास में लोकसभा इंतखाबात के ताल्लुक से हिकमत अमली बनाई जाएगी। ऐसी खबरें भी कश कर रही हैं कि राहुल गांधी को वज़ारत उज़्मा के लिए पार्टी का उम्मीदवार बनाने पर भी इस मीटिंग में गौर किया जाएगा। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाए जाने की खबरें एक बार फिर तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने 17 जनवरी को एआईसीसी का इजलास तलब किया है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस इजलास में राहुल गांधी को वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जा सकता है। जराये के मुताबिक इस इजलास में कांग्रेस आइंदा लोकसभा इंतखाबात के ताल्लुक से हिकमत अमली भी तैयार कर सकती है। काबिल जिक्र बात यह है कि कांग्रेस ने एआईसीसी इजलास ऐसे वक्त में तलब किया है जब यूपीए की बुनियादें हिल रही हैं और उसे मोदी से खतरा लाहिक हो गया है।
वाज़ेह है कि सोनिया गांधी ने हाल ही में कहा था कि कांग्रेस मुनासिब वक्त पर पार्टी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी। पिछले साल जयपुर में चिंतन शिविर के समय एआईसीसी मीटिंग हुई थी। मीटिंग ड्यू थी, जिसमें तमाम जो स्थितियां होती हैं, राजनीतिक परिस्थिति होती है, उस सब पर विचार विमर्श होता है। तो इसलिए जनवरी में ये मीटिंग ड्यू थी और अब